नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सुखी डाली एकांकी की कथा वस्तु बताते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, इस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे। गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको कथा वस्तु के बारे में लिखना है। फिर हमने उद्देश्य की चर्चा शुरू की थी। उद्देश्य की चर्चा में हमने इस बात पर प्रकाश डाला था आपको कि संयुक्त परिवार में से विभक्त कुटुंब आने से किस प्रकार से समस्याएं जन्म लेती है। तो एकांकीकार का उद्देश्य इन पारिवारिक समस्याओं को चित्रित करना भी है। संयुक्त कुटुंब में यदि कोई भी दुविधा आती है तो सामना करने वाले सभी सदस्य एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं, जिससे वो जो दुविधा है वो मुश्किल ही है, वो लगती ही नहीं कि वो मुश्किल ही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, तो इस वीडियो में हम ऐसे 2-3 उदाहरण जैसे प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां या लड़के जो है वो अपने गाँव को छोड़कर शहर में तब्दील होते हैं। फिर उसको पढ़ाने के लिए उसके माँ या पिता भी जो है वो भी आ जाते हैं। फिर क्या होता है, गांव में जो है खेती पड़ी हुई है, बहुत सारे काम है, वहाँ के जो है सामाजिक प्रसंग हैं, उनको निभाने के लिए उन्हें बार बार वहाँ जाना पड़ता है। मगर यहाँ वो शहर में आए हैं तो वहाँ बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो गया है। उसका निराकरण लाने के लिए, उसका सामना करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। ज्यादातर ऐसे परिवार जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हैं, आधुनिक युग में ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि जिसमें पति के साथ साथ पत्नी भी उसका साथ देने के लिए इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक उपार्जन के लिए वो भी नौकरी करती है। तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, तब बच्चों की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चे जो है यदि 1 घंटा भी स्कूल से जल्दी आ गया तो पति पत्नी यानी माँ पिता कोई नहीं है घर पर, तो अपने आप वो घर खोलता है और जिस प्रकार से खाना यदि होता है ठंडा तो वो खा लेता है। कभी कभी बहुत सारे अपहरण की समस्या, किडनैपिंग की समस्या भी आपने देखी कि जिसके माँ बाप नौकरी करते हैं उस बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है। साथ साथ वो बच्चा मानसिक रूप से बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। उसको ज़रूरत है कि जैसे अब सिंपल एक जो है सरलता से एक कल्पना कीजिए कि संयुक्त परिवार में बच्चा है और स्कूल जाकर आया है, किस प्रकार दादा दादी उसको बुलाते हैं कि बेटा आ गया, और किस प्रकार से पूरा माहौल बना हुआ है। वो उसकी थकान भी भूल जाता है अपने घर पर जाकर, इतना खुश हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। छोटा उसका भाई या बहन है, वो दौड़ कर आता है, उसका बैग ले लेता है। आप एक कल्पना कीजिए कि उस वक्त उसके घर आने की क्या स्थिति होगी, वो कितना खुश होगा। और जहाँ घर पर ताला लगा हुआ है, अपने आप ताला खोलकर अपने आप अपने को जो है अपनी थकान दूर करके अपने आप खाना लेना है, तो उस वक्त उस बच्चे की मानसिक दशा क्या होगी। तो ये एक ऐसी समस्या है हमारे आधुनिक युग में कि जहाँ दादा दादी तो है मगर वो गांव में है, घर को संभालना है, अपने व्यवसाय को संभालना है, इसलिए दादा दादी उस शहर में इनके साथ तब्दील नहीं हो पाते। मगर इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपनी नौकरी के लिए, पति पत्नी दोनों को नौकरी के लिए यहाँ तब्दील होना पड़ा है। तो इस प्रकार से बच्चे की समस्या, मैंने आपको कहा बहुत सारी, ऐसे तो बहुत सारी समस्या है। बच्चे की टिफिन, आपको पता होगा कि सेमिस्टर 1 में खिलौने कहानी थी। खिलौने कहानी पर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार एक सैंडविच, 2 या 3 सैंडविच उसकी माता जो है वो नौकरी करती थी, इसलिए उसको दे देती थी, और 2 सैंडविच वो खाता था और 1 सैंडविच घर पर आकर खाता था। तो किस प्रकार वो अपने बच्चे की प्रशंसा करती जाती थी कि मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है, वो कभी भी किसी के साथ खेलता नहीं है, पानी तक नहीं पीता है, पड़ोस में भी नहीं जाता है। मगर उस बच्चे की मानसिक दशा क्या थी वो हमने उस कहानी में देखा था। तो वो उसी समस्या के भाग रूप में एकांकीकार ने, उपेंद्रनाथ अश्क ने यहाँ ऐसे विभक्त परिवारों की समस्या सामने न आए, इसीलिए उन्होंने दादा मूलराज की कल्पना की है। दादा मूलराज एक ऐसे बुजुर्ग है और पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है जो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक यदि टूट जाने की संभावना होती है तो उनकी सहनशीलता, उनकी त्यागमयता, उनकी दीर्घ दृष्टि, उनकी समझदारी जो है वो उस टूटते परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिस बुजुर्ग में कोई क्रोध या किसी को माफ न करने की भावना नहीं है। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको कोई ऐसा अहम या अभिमान भी नहीं है कि मैं सबसे घर का बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ और मेरे विरुद्ध में इस प्रकार से क्यों बात हो। ये ऐसे दादा मूलराज हैं जो बहुत ही स्नेहमयी वातावरण से
और अपने अहम को छोड़कर नई पीढ़ी की समस्या को जानकर उसके अनुकूल होने की बात करते हैं। ज़्यादातर संयुक्त परिवार यदि टूटते भी है, भले चलो वो शहर में तब्दील नहीं होते, मगर गांव गांव में भी अलग होने लगते हैं, तो उसके पीछे अहम की समस्या बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। बड़ा भाई ऐसा सोचता है कि मेरा छोटा भाई किस प्रकार से मेरे से किस प्रकार बात कर रहा है, वो दादाजी से इतने पैसे इतनी संपत्ति क्यों ले रहा है, उसकी बहू जो है उसका सम्मान क्यों है ज़्यादा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें अहम आ जाता है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि आधुनिक युग में जो नई शिक्षा प्रणाली और व्यक्ति स्वातंत्र धीरे धीरे जो उभर रहा है, उसमें ये अहम की समस्या सबसे बड़ी है। मगर दादा मूलराज एक अलग ऐसे पात्र हैं कि जिनके भीतर वो भले ही बहुत ही एक दृढ़ आदमी है, उनका वर्चस्व पूरे परिवार पर तो है ही। सभी परिवार के लोग डर से नहीं मगर प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। कोई भी बात उनकी टाल दे ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने प्रेम से जिस प्रकार से पूरे परिवार का दिल जीता है, उसी प्रकार से वो बेला का भी दिल जीतना चाहते थे। बेला की फरियाद यानी कि बेला की शिकायतें आई, सब लोगों ने उसकी बात कही। तो यदि दूसरा बुजुर्ग होता, आज एक सिंपल सामान्य बुजुर्ग की हम बात करें, तो मन ही मन उनको क्रोध भी आ जाता कि नई पीढ़ी की आने वाली या अच्छे घराने के आने वाले लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो सबके साथ ऐसी बातें करे और मायके की इतनी प्रशंसा करे और हमारे रीति रिवाजों को अच्छा न कहे, उसको व्यंग के रूप में ले। ऐसा क्यों हो सकता है? उस बहू को निकाल दो या उस बहू को मैं सबक सिखाऊं, ऐसा भी होता है। ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं। मगर दादा मूलराज की कल्पना जो एकांकीकार ने की है, वो बहुत ही एक अलग रूप से की है। एकांकीकार का उद्देश्य ही यही था कि यदि दादा मूलराज जैसे बुजुर्ग किसी भी परिवार में होंगे तो वो परिवार कभी टूटेगा नहीं। और बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है दादाजी का। और दादाजी ने अपनी दीर्घ दृष्टि से, सहनशीलता से और अपने अहम को न दिखाकर केवल और केवल त्याग भावना से परिवार के सभी लोगों को बेला के साथ सामंजस्य स्थापित करने को कहा। वरना हो सकता है कि पहले वो बुलाते बेला को कि नहीं बेला को बुलाओ, क्योंकि सब लोग शिकायत करते हैं बेला की, तो मुझे पहले बेला से बात करनी है और उसको डांटना है। मगर नहीं, वो समझ गए दादाजी कि किस प्रकार से, किस माहौल से बेला आई हुई है। उनके मन में बेला के प्रति कोई घृणा पैदा नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना ही था कि घृणा से घृणा को कभी माफ नहीं किया जा सकता। यदि घृणा को दूर करना है, घृणा को हमें मिटाना है, तो उसके सामने स्नेहमयी, भावमयी वातावरण उत्पन्न करना होगा और घृणा को स्नेह से मिटाया जा सकता है। उनको पता चल गया कि लाहौर की प्रतिष्ठित परिवार की आई हुई लड़की, इतनी शिक्षित लड़की, यहाँ के बहू जो अशिक्षित है और माहौल जो एक पुरानी मान्यता से चल रहा है, उससे वो एकदम से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगी। और इसीलिए वो बेला को नहीं बुलाते, अपने परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस एक बेला को सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़े, उससे अच्छा है कि हम सब लोग, एक ही बेला है और एक ही बहू के हमें सामंजस्य स्थापित करना है, उसके समान रहना है। और इसी कारण परिवार के सभी लोग दादाजी को मानते भी थे, बहुत ही उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। तो सभी लोग जो है उनकी बात मानकर बेला के साथ इतना कोमल व्यवहार करते हैं, कोई काम भी नहीं देते, जिससे बेला मन ही मन जो है गिल्ट महसूस करती है, पश्चाताप महसूस करती है और उसको लगता है कि एक अकेले मेरे कारण सभी परिवार के लोग इतने परिवर्तित हो गए। और फिर जब उसे पता चलता है कि वो दादाजी का आदेश था, तब जो है उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग की समझदारी, उनकी दीर्घ दृष्टि, उनको पता होगा ही, दादाजी को पता ही होगा कि कभी ना कभी बेला इतनी शिक्षित है और इतने अच्छे घराने से आई है, तो जरूर उसमें इतनी समझदारी तो होगी कि थोड़े दिनों के बाद वो खुद परिवर्तित हो जाएगी। मगर उसको एक मौका देना चाहिए था, उसके लिए एक समय चाहिए था। वो समय दादाजी ने दिया और दादाजी की जीत हो गई। दादाजी जो सोचते थे कि बेला खुद हृदय से परिवर्तित होकर इस परिवार में जुड़ जाए, ऐसा ही होता है। और जिस प्रकार से बेला परिवर्तित हो जाती है, उसमें एक नई पीढ़ी की समझदारी भी हमारे सामने दिखाई है। एकांकीकार का उद्देश्य पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग की समझदारी के साथ साथ नई पीढ़ी को भी अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उनकी बातों को, उनकी मान्यताओं को न नकार कर उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर भी प्रकाश डाला है।
ज़्यादातर आप देखेंगे कि आज के आधुनिक परिवार में बाप बेटे पर बहुत झगड़े आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बेटा होगा वो नई पीढ़ी की सोच का होगा और पिता होंगे वो पुरानी पीढ़ी के, ज़्यादातर दादा भी। और कहीं भी वो घूमने जाता है या देर से घर पर आता है या जो भी है, बहुत सारे ऐसे विचार है जो बिल्कुल मेल नहीं खाते। और कभी कभी माँ जो है वो बहुत अच्छे तरह से बेटे को देखभाल करती है, बेटे का ध्यान रखती है, उससे कोई झगड़ा नहीं होता, मगर पिता के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि पिता जो है पुरानी सोच वाले हैं और वो अपनी मान्यताओं को, बहुत सारे अनुभव उनके भीतर है और इन अनुभवों के कारण वो अपने बच्चों को सचेत करते हैं। मगर नई पीढ़ी के लोग जो है वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, न वो पिता की मानते हैं न दादा की, वो केवल और केवल अपने व्यक्ति स्वातंत्र से स्वच्छंदी बन गए हैं। तो उस स्वच्छंदी वृत्ति का विनाश भी यहाँ बताया है। यदि बेला इतनी शिक्षित है और इतनी नई सोच वाली है तो हो सकता है कि कितना भी लोग अच्छा व्यवहार करते, बेला परिवर्तित नहीं होती, बेला का हृदय परिवर्तन नहीं होता। मगर नहीं, यहाँ एकांकिकार ने उस नई पीढ़ी के अच्छे पहलू को भी बताया है, एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाया है। और वो परिवर्तन है कि नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मान्यताओं को, उनकी बातों को बहुत ध्यान से या शांति से समझे, क्योंकि वो बहुत अनुभवी होते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी बातों का हल उसी परिवार में हो जाए और उसी संयुक्त परिवार में से एक विभक्त परिवार बनने से जो है अलग हो जाए, यानी कि विभक्त परिवार न हो। ऐसी समस्याओं के साथ साथ नई पीढ़ी की समझदारी, नई पीढ़ी का हृदय परिवर्तन, नई पीढ़ी के बारे में भी एकांकिका ने कहा है, बहुत अच्छा एकांकिका ने कहा है कि शिक्षा यदि जो होती है, शिक्षा ऐसी एक बहुत अच्छी अनुभूति है, एक अच्छा ज्ञान है जो कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, किसी को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और इसी शिक्षा का महत्व एकांकिका ने सुखी डाली में दिया। बेला शिक्षित थी, ज्ञानी थी, भले एकल परिवार में से वो आई हुई थी जिसमें केवल माँ और पिता, उसका अलग कमरा हो, अलग पढ़ने की जगह हो, वो ऐसे जगह से पली बड़ी थी, तो फिर भी उसकी शिक्षा का महत्व ये बताया कि उस शिक्षा के द्वारा उसने ये भी देखा कि संयुक्त परिवार में भी इस प्रकार से हमें जुड़कर रहना चाहिए। परिवार में ज्ञान और शिक्षा का महत्व तभी होगा जब आप भावना और स्नेह से अन्य परिवारों के साथ, अन्य परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ेंगे। आप अपने स्टेटस और अपने बुद्धि चातुर्य से और अपनी बुद्धिमत्ता के अहम से आप अलग होने की कोशिश करेंगे तो वो संयुक्त परिवार कितना भी बड़ा होगा वो टूट जाएगा। तो बेला के माध्यम से नई पीढ़ी की समझदारी, शिक्षा का सही अर्थ जो जोड़ने की परंपरा को बनाए रखता है और उस शिक्षा के द्वारा पुरानी पीढ़ी की व्यक्तियों के साथ आदर सम्मान, ये सब भी बताया है। तो एकांकिकार का उद्देश्य ये भी है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखने में नई पीढ़ी भी जिम्मेदार है और नई पीढ़ी की सूझबूझ, समझदारी और आदर सम्मान की भावना भी जिम्मेदार है जो बेला के द्वारा अभिव्यक्त की है। इन उद्देश्यों के साथ साथ और बहुत सारे उद्देश्य के साथ साथ जो है एकांकिकार आगे बढ़े हैं, जिसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी परिवार जो है उसमें यदि अनबन होती है, कोई सामान्य झगड़े होते हैं, तो उसका निराकरण यदि तुरंत न लाया दिया जाए तो वो बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। यदि अंदर ही अंदर मन ही मन उसको उस झगड़े को ला दिया जाए और अंतर्भेद किया जाए तो वो परिवार एकदम से बिखर जाता है। जैसे दादाजी के शब्दों में एकांकिका ने कहा है कि यदि हल्की सी खरोच भी जो आती है हमारे शरीर में और उसका निराकरण न किया जाए या उस पर दवाई न लगाई दी जाए और उस खरोच को खुदेर खुदेर कर बहुत ज्यादा वो बड़ा जो है घाव बन जाता है, तो क्या होगा कि वो बड़ा नासुर बन जाएगी। कभी कभी होता है ना कि हम कोई सामान्य हमारे शरीर में यानी कि कोई घाव पहुंचता है तो हम उसको ध्यान नहीं देते, कभी कभी उसको खरोच भी देते हैं, खरोच पर बहुत बड़ा वो नासुर बन जाता है। और कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि उस अंग को भी काट देना पड़े या फिर बाद में पता चले कि बहुत बड़ी बेदरकारी हमने की है और फिर उसका कोई हल भी नहीं होता। वही बात परिवार में भी लागू होती है कि छोटी छोटी समस्या हमें लगती है कि ये थोड़े थोड़े झगड़े हैं, ये सामान्य एक दूसरे के प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, मगर वो इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि वो संयुक्त परिवार टूट जाता है।
मगर दादाजी के माध्यम से उस घाव को पहचानने की एकांकीकार ने कोशिश करवाई। जिस प्रकार दादाजी इस छोटे से घाव को, केवल करमचंद दादाजी के पैर दबाता था और कह दिया उसने कि परेश और बेला जो है वो अलग होने की बात सोच रहे हैं, वो और वहां से चला जाता है। अब ये तो एक सामान्य बात हो सकती है दादाजी के लिए। दादाजी ये भी सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं करेगा परेश, नहीं, मगर ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उनको लगा कि ये छोटा सा घाव बड़ा बन सकता है और बड़ा घाव इस प्रकार से बन जाएगा कि मेरा संयुक्त परिवार बरगद की पेड़ की भांति है, वो टूट जाएगा। और इसीलिए फिर परेश आता है, परेश की वो शिकायत सुनते हैं और फिर पूरे परिवार को बुलाते हैं। यदि वो तुरंत ही उसका निकाल नहीं करते तो हो सकता है कि बेला का क्रोध, बेला का व्यक्ति स्वातंत्र्य, बेला का एक अहम इतने जोर शोर से आगे बढ़ जाता कि वो परेश से अलग होकर ही रहती। और उसका हृदय परिवर्तन तो बाद की चीज है, मगर उसके भीतर का क्रोध और उसके वो आगे बढ़ जाती और फिर परेश से अलग हो जाती, परेश और दोनों परिवार से अलग हो जाते। तो दादाजी ने ये समस्या आगे न बढ़े उसके लिए उसका तुरंत निराकरण दिया है। तो एकांकीकार का उद्देश्य यह भी है कि यदि परिवार में छोटी छोटी समस्याओं का जन्म होता है, हर परिवार में कोई ना कोई समस्या ऐसा होता ही नहीं है कि कोई परिवार ऐसा हो कि जिसमें कहीं झगड़ा ना हो, कोई कभी कोई ऐसी मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य है, मनुष्य के अलग अलग विचार शैली है, अलग अलग उनका एक व्यक्ति स्वातंत्र्य है। तो हो सकता है कि उन विचारों के भेद के कारण झगड़े या सामान्य जो है बात होती है, मगर एकांकीकार ने उन समस्याओं का निराकरण तुरंत देने की कोशिश की और उन्होंने दादाजी के माध्यम से उन समस्याओं का तुरंत निकाल करने की बात कही है। तो एकांकीकार का उद्देश्य ये भी है कि संयुक्त परिवार में जितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मगर उसका तुरंत निराकरण या समाधान प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो संयुक्त परिवार, वो परिवार टूटने से बच जाता है। ये तो चलो संयुक्त परिवार की बात है, मगर यहाँ हम आगे बढ़कर ये भी कह सकते हैं कि यदि पति पत्नी है, उनके बीच कोई सामान्य समस्याओं का जन्म हो गया है तो पत्नी पति से नहीं कहती और पति जो है वो पत्नी से नहीं कहते और भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर एक दुख महसूस करते हुए उन समस्याओं को और आगे जन्म देने लगते हैं। तो फिर ऐसा समय आ जाता है कि पति पत्नी खुद जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज के समाज में जो तलाक की समस्या है आधुनिक युग में, वो इसी का एक परिणाम स्वरूप है। तो ये आगे चलकर हम ये भी सोच सकते हैं। तो जब पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाते हैं, जिसका संबंध आजीवन रहना है, वो बढ़ जाते हैं, तो आप सोचिए तो संयुक्त परिवार में सदस्य तो अलग अलग हैं, तो वो तो अलग हो ही जाएंगे एक दूसरे से। एक भाई दूसरे भाई से अलग हो जाएंगे, फिर संपत्ति की समस्या हो, उसका झगड़ा हो, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का झगड़ा हो, जो भी झगड़ा हो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर अंत ऐसा आएगा कि वो संयुक्त परिवार टूट जाएगा। तो एकांकीकार ने एक बुजुर्ग के द्वारा इन समस्याओं का तुरंत निराकरण लाने की भी कोशिश की है। पहले तो उस समस्याओं को जानना, निराकरण लाने के लिए कौन सी सूझबूझ दृष्टि का जो है उसका इस्तेमाल करना, वो भी बताया है, और उन समस्याओं का किस प्रकार से तुरंत निराकरण करना ये भी बताया है। वैसे दादाजी ने तुरंत निराकरण के रूप में सभी सदस्यों को बदलने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे बेला का हृदय परिवर्तन हुआ। वैसे उनका हल उन्होंने तो तुरंत ढूंढा है, मगर कहता है कि कभी हमारे शरीर में घाव पैदा होता है, यदि घाव लग जाता है तो हम दवाई लगाते हैं, तो उसी वक्त वो घाव एकदम रुझ नहीं जाता। दवाई लगाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है, हम निरंतर दवाई लगाते जाते हैं, तभी घाव रुझ जाता है। उसी प्रकार दादाजी ने तुरंत दवाई तो लगा दी, सबको कह दिया कि बेला के साथ जो है आपको अपना व्यवहार बदलना है, मगर उस घाव में दवाई लगाने के बाद उस घाव को रुझने के लिए भी उन्होंने समय दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा परिवार को कि 1-2 दिन में आप ऐसा व्यवहार करें, देखते हैं कि बेला परिवर्तित होती है कि नहीं है, यदि 2 दिन में नहीं होती तो फिर हम उसका उपाय ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तक बेला का हृदय परिवर्तन न हो और बेला अपने दिल से आप लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित न करे, तब तक आपको ऐसे ही कोमल और बहुत ही प्यार से उसके साथ व्यवहार करना है। तो ये उनकी धीरज, उनका संयम भी मांग लेती है, एक परिवार के सदस्यों का और एक बुजुर्ग का, दोनों की धीरज शक्ति और संयम शक्ति का यहाँ परिचय दिया है। तो इस प्रकार एकांकीकार ने इन बुजुर्ग और परिवार के सदस्यों के भीतर एक धीरज और संयम शक्ति का भी परिचय दिया है, जिससे कोई भी झगड़ा जो है वो तुरंत तो नहीं उसका निराकरण आ सकता, मगर उसका हल जरूर ढूंढा जा सकता है। अगले वीडियो में हम और भी कई उद्देश्य को लेकर एकांकीकार ने इस एकांकी की रचना की है, इस पर चर्चा करेंगे।